हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल और हम इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक बताऊंगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से उसे सॉल्व कर पाएं और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 7x-14 इक्वल्स टू 0। ये अगर एक लिखा हुआ तो ये क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये वन वेरिएबल में भी है। तो ये सब होता क्या है, इक्वेशन क्या होता है, लीनियर क्या है, वेरिएबल क्या है, तो इन सबको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखने होंगे। तो पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। पहली चीज़ है आपको समझना है वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल और कांस्टेंट, इनमें फ़र्क क्या है? कांस्टेंट, तो वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है जो चेंज होती रहती है। जैसे अगर मैं x लिखता हूँ, y लिखता हूँ, z लिखता हूँ, तो इस तरह की जो इक्वेशंस होंगी उनमें जहाँ पे भी x लिखा होगा, y लिखा होगा, z लिखा होगा या फिर a से लेकर के z तक कोई भी लेटर लिखा हुआ है, तो ये सब वेरिएबल्स हैं और इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। जैसे अभी मैंने 7x-14 इक्वल्स टू 0 ये एक इक्वेशन लिखी हुई है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें x की कोई वैल्यू मिलेगी, बट अभी कोई दूसरी इक्वेशन लिखी होगी। जो मान लेते हैं यहाँ पे लिखा 7x-10 इक्वल्स टू 0, तो अभी यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कुछ और आएगी। इसीलिए x को वेरिएबल कहेंगे क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू चेंज होती रहती है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं। जैसे अगर मैंने 7 बोला तो यहाँ पर जो 7 लिखा है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 7 ही है जो हमें पता है। या फिर अगर मैंने बोला -14 तो इसकी वैल्यू ये फिक्स है, इसीलिए ये कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में बस इतना ही सा डिफरेंस है। वेरिएबल की वैल्यूज चेंज होती रहती है, कांस्टेंट की वैल्यूज फिक्स होती है। कांस्टेंट में तुम्हारा 7 -14 1/3 है ना, ऐसे कोई भी नंबर होंगे वो सब आ जाएंगे, 4.2 इस तरह के कोई भी नंबर होगा वो सब कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। और वेरिएबल्स में A to Z कोई भी लेटर्स होते हैं और इनके नाम में भी छुपा हुआ है। जैसे वेरिएबल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज जो हैं वो वेरी करती हैं, VARY, वेरी मीन्स है कि चेंज करते रहना। और कांस्टेंट इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इनकी वैल्यूज कांस्टेंट हैं, फिक्स हैं, वो चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं टर्म्स। अब आपको ये भी समझना है कि टर्म्स, देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ये आप समझ लेंगे तो आगे पूरे चैप्टर ईजी हो जाएगा आपके लिए। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स एक्सप्रेशन का वो पार्ट्स होते हैं जो प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं। जैसे अगर कहीं पर सिर्फ x लिखा है तो ये एक टर्म है, अगर कहीं पर 7 लिखा है तो ये भी एक टर्म है, अगर कहीं पर लिखा है 7x यानी 7 × x तो ये भी एक टर्म है, अगर कहीं पर लिखा है 7xy z ये सब मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो ये भी एक टर्म है। यानी कोई भी एक वेरिएबल सिंगल लिखा हो या कोई भी एक कांस्टेंट लिखा हो या फिर एक वेरिएबल एक कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट के साथ में कई वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो ये सब मिल करके एक टर्म बनाते हैं। और किसी एक्सप्रेशन में यानी कि कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ है x² + 7x + 2 ऐसे करके कहीं पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्लस या माइनस से ही इनको सेपरेट किया जाता है। यानी अगर जैसे यहाँ पे लिखा है x² + 7x तो ये जो +7x है ये एक अलग टर्म है, x² ये एक अलग टर्म है और -2 ये एक अलग टर्म है। यहाँ पर टोटल 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। ठीक है, जैसे हम देख पा रहे हैं x² है, 7x है, -2 है। ये x² कैसे बनता है? जब हम x मल्टीप्लाई x करते हैं तो ये x की पावर 2 हो जाती है, इसी को हम x² बोलते हैं। अगर यहाँ पर x इंटू x होता है 3 टाइम्स तो यहाँ पर x का क्यूब हो जाता है। ऐसे ही जितनी बार भी ये मल्टीप्लाई होगा उतनी पावर बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर इन्हें हम टर्म्स कहते हैं। टर्म्स में ध्यान ये रखना है कि प्लस और माइनस से ही सेपरेट होता है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो x² / 7x
तो ये दो टर्म्स नहीं है, ये एक ही टर्म कहलाएगा। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो इसका मतलब भी हो जाएगा ये एक टर्म है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तो वहाँ पर ये एक ही टर्म कहलाएंगे। चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ अभी के अभी, आप मेरे को बताएं। अगर कहीं पर लिखा है 7x प्लस 2, तो क्या यहाँ पर एक टर्म है, दो टर्म है या तीन टर्म्स है? ठीक है, यहाँ पर दो टर्म्स है, एक टर्म हो जाएगा 7x, दूसरा टर्म हो जाएगा प्लस का 2। अगर कहीं पर लिखा है 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 प्लस वाई, तो यहाँ पर कितने टर्म्स है? क्या यहाँ पर एक टर्म है, दो टर्म है या तीन टर्म्स है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई दिया हुआ है, और जब भी मल्टीप्लाई हो लगा होगा तो वहाँ पर ये एक टर्म हो जाएगा, और इसके बाद में जो प्लस की वजह से सेपरेट हुआ है वो दूसरा टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी दो टर्म्स है। एक और, जैसे अगर लिखा है 6/y प्लस 90x प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2x, इसमें मैं यहाँ पर y लिख देता हूँ। हाँ, अब मेरे को आप बताइए यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है यहाँ 6 डिवाइड बाय वाई है, जब भी डिवाइड बाय है या अपॉन ऐसा करके लिखा है तो ये एक ही टर्म है। ठीक है, तो यहाँ प्लस के बाद में 90x है, ये 90x मल्टीप्लाई हो रहा है और ये प्लस लिखा है, तो प्लस के बाद से यहाँ तक ये पूरा एक टर्म होगा। तो यहाँ प्लस लिखा है और यहाँ पे देखिए 8 मल्टीप्लाई और डिवाइड है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ये एक साथ हो रहा है, इसलिए ये भी एक टर्म रहेगा। ठीक है, और कोई भी नंबर जब हम लिखते हैं तो उसके आगे उसका साइन भी डिनोट करते हैं, तो इसीलिए हम ये प्लस को भी सर्कल में लेते हैं कि प्लस 90x हो गया और ये प्लस का 8 इंटू 3y डिवाइड बाई 2x हो गया। तो यहाँ पर भी तीन टर्म्स है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो टर्म्स हो गए ये, आपको ध्यान रखना है टर्म्स। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, टर्म्स में अगर सिंगल टर्म है तो वहाँ पे मोनोमियल आएगा, ये आपके बुक में लिखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा है तो अभी आपको बता दिया गया है। मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है और पॉलिनोमियल होता है। ये कैटेगरीज हैं। मोनोमियल में सिंगल टर्म वाले, इसको ना लिख करके एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, a हो गया, 7xyz। देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे लेकिन है तो एक ही ना, एक ही टर्म है। इस तरह से ये मोनोमियल में आएंगे। बाइनोमियल में दो टर्म्स वाले हैं, जैसे x प्लस 1, अब यहाँ पे दो टर्म्स है, एक x हो गया दूसरा प्लस 1 हो गया। और जैसे हो गया 7x स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ पे भी दो टर्म्स है, पहला टर्म है 7x स्क्वायर और दूसरा है प्लस 9। तीसरा जैसे एग्जांपल दे दिया x/3 माइनस 2, तो ये भी एक हो गया बाइनोमियल। यहाँ पर x/3 एक टर्म हो गया और दूसरा -2 हो गया। ट्राइनोमियल में इसी तरह से 3 टर्म्स वाले हो जाएंगे। तो ये 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल हो गया, ये एक ट्राइनोमियल है, ये एक बाइनोमियल है, ये एक मोनोमियल है। ठीक है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं, बाइनोमियल में 2 टर्म्स, मोनोमियल में एक टर्म, और ऐसे बहुत सारे हम एग्जांपल दे सकते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल में, ओहो इतनी देर से पॉलीमियल लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल। चलिए, जिन बच्चों ने ध्यान दिया वेरी गुड। तो ये पॉलीमियल नहीं पॉलिनोमियल होता है, ये ध्यान रखेंगे। सभी में लास्ट में नोमियल आएगा, NOMIAL नोमियल, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, इनके नाम में छुपा हुआ है कितने टर्म्स है। मोनो में सिंगल होता है, बाइनो में 2 होते हैं डुअल, और ट्राइनो में 3 होते हैं, और पॉली में मल्टी होते हैं, यानी 3 से ज़्यादा, 4 टर्म्स, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, जितने भी टर्म्स होंगे मतलब 3 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स वाला कोई एक्सप्रेशन है तो वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 7x प्लस वाई प्लस 90 प्लस 8x³, ये हमारे 4 टर्म्स हो गए हैं, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमने वेरिएबल देख लिया है, कांस्टेंट देख लिया, टर्म्स देख लिया है।
वेरिएबल जहाँ पे वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, कांस्टेंट में जहाँ पे वैल्यूज़ फिक्स होती हैं, टर्म्स ये हमने देख लिए हैं कैसे होते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस से ही सेपरेट होते हैं, और अगर सिंगल टर्म वाला है तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं, दो टर्म्स वाले हैं तो बाइनोमियल कहते हैं, तीन टर्म्स वाला है तो ट्राइनोमियल, और तीन से ज़्यादा टर्म्स वाले हैं तो पॉलिनोमियल। तीन से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है। एक्सप्रेशन, एक चीज़ और समझिए, एक्सप्रेशन और कहीं पर अगर लिखा होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है। जब भी जैसे आपने बॉडमास में देखा होगा, वहाँ पे लिखा होता है ना 7 + 9 - 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, इस टाइप का लिखा होता है, तो इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये पूरा एक्सप्रेशन है जहाँ पे नंबर्स ही होते हैं, जहाँ पर वेरिएबल्स का यूज़ नहीं होता है, यानी ABCD का यूज़ नहीं होता है, तो वो एक्सप्रेशन कहला देता है। और अगर कहीं पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है तो वहाँ पे कन्फर्म आपको XYZ कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है। वहाँ पर हमें कंसिडर करना होता है कि वहाँ पे कोई ना कोई अलजेब्रा के हिसाब से कोई ना कोई वेरिएबल ज़रूर होगा। और इसके बाद में आता है इक्वेशन। इसको अच्छे से समझ लीजिए, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फ़र्क क्या है। इक्वेशन में हमेशा आपको इक्वल्स टू मिलेगा, यानी आपको दो एक्सप्रेशन मिलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 7x + 10 इज इक्वल्स टू 15, तो यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है और ये दूसरा एक्सप्रेशन है। तो जब दो एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वल्स टू लिखा होता है तब ये पूरा का पूरा इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा। इस इक्वेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। ओके, इक्वेशन में बस यही है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में मेजर जो डिफरेंस है आपको ये देखना है कि इक्वेशन में हमेशा इक्वल्स टू होगा और एक्सप्रेशन में कोई इक्वल्स टू नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बस हमारा इतना ही था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। और अब हम देख लेते हैं, हमने देख लिया वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स, फिर एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और इक्वेशन क्या होता है। ओके, तो अब हम आते हैं लीनियर इक्वेशन पे। अभी तक हमने बेसिक बातें सीख ली हैं इसकी, तो अब हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वेरिएबल अब आपको क्लियर हो गया है, वेरिएबल क्या होता है, और अभी हमें समझना है लीनियर इक्वेशन क्या होता है और वन वेरिएबल का मतलब क्या है। तो अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इसका मतलब क्या है। देखिए, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा इतनी सारी चीज़ें एक साथ सीख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अभी आप जब सीखोगे और एक बार अच्छे से देख लोगे, एक बार दोबारा अगर देखना चाहो तो दोबारा से भी देख सकते हो, उसके बाद में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आप ये सब सीख लेते हो, आपको पूरा फिर किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको एक चीज़ ये समझना होगा लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए, कि जब हम लिखते हैं 7x - 14 इक्वल्स टू 0, तो क्या इस इक्वेशन में वेरिएबल आपको दिख रहा है कहीं। बिल्कुल, यहाँ पर ये जो x लिखा है यही है वेरिएबल, ठीक है। इसके अलावा कहीं और दिख रहा है नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो वेरिएबल है, हमें यही चेक करना होता है कि पूरी इक्वेशन में कहाँ पर वेरिएबल है और उस वेरिएबल की पावर कितनी है। जैसे यहाँ x की पावर जो है वो 1 है, ठीक है। पावर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर कहीं पर लिखा है x, फिर लिखा है मतलब x की पावर 2 और ऐसे करके लिखा हुआ है, तो यही पावर है। यहाँ पे x के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी, इसका मतलब ये 1 है। क्या होता है कि वेरिएबल्स पे अगर पावर 1 होती है तो 1 को लिखते नहीं है, ठीक है। तो x की पावर ये 1 हो गया, x की पावर 2 हो गया, x की पावर 3 हो गया, और इनका मतलब सिर्फ ये होता है कि यहाँ पर x एक बार है, यहाँ पर इसका मतलब होता है कि x और x ये दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और x के क्यूब का मतलब होता है x 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन जब भी आएगा तो लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जो होगी वो 1 होगी। यानी इस इक्वेशन में अगर हम यहाँ पे x की पावर 2 कर देते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है।
पर अगर यहाँ पर x की पावर मैक्सिमम 1 रहती है तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। बस इतना सा समझना है, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जैसे 8x³ - 1 = 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर मैक्सिमम 3 हो गई है, यानी x की पावर 3 हो गई है। एक और चीज़, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो x³ + 7x = 14, अगर ऐसा लिखा है तो यहाँ पे तो x की पावर 1 है, पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। मेन क्या है, लीनियर इक्वेशन समझने के लिए आपको ये देखना है कि मैक्सिमम पावर क्या है। यहाँ पर 2 बार x आ रहा है, तो इस x की पावर 1 है, इस x की पावर 3 है, तो मैक्सिमम कौन सी पावर है? 3 वाली, और 3 वाली मैक्सिमम पावर है, इस वजह से ये लीनियर नहीं है, ठीक है। लीनियर में कहीं पर भी x या y या z जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, तो वहां पर मैक्सिमम पावर 1 ही होनी चाहिए। अब जैसे इस बार मैंने x की जगह a को लिया है, तो a की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। और लीनियर इक्वेशन जब भी होएगा तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बार बार जैसे 2 टर्म्स ही होंगे, वहाँ पे एक टर्म भी लिखा हो सकता है। जैसे 7a = 0, अगर ये भी लिखा है तो ये भी लीनियर है। यहाँ पर टर्म्स की कोई काउंटिंग नहीं है, मतलब सिंगल एक, कम से कम एक होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है, इधर भी एक टर्म है, और यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है। इक्वेशन होनी चाहिए और उस पर मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन होने के लिए। बस इतनी सी बात है। इतना क्लियर हो गया है? बिल्कुल हो गया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ax + b = 0। यहाँ पर a जो है और जो b है ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, बाकी नॉर्मली यहाँ पर मतलब यहाँ पे x रहती है, ठीक है। x की जगह हम कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, और ये यहाँ पर इस समय जो मैंने लिखा है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है किसी भी इक्वेशन को, तो आपको इस फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा। तो इतना क्लियर हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी। तो लीनियर इक्वेशन आपको पता चल गया क्या होता है, जहाँ पर एक ऐसी इक्वेशन दी हो जिसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b = 0। इसका एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं, जैसे 7x + 2 = 0, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाता हूँ, हाउ टू सॉल्व, है ना, कैसे हमें सॉल्व करना है इक्वेशंस को, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस। आपकी बुक में चैप्टर में एक्सरसाइज में ये भी दिया होगा कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करिए। तो जैसे वहाँ पे लिखा होगा, मैं उसी एग्जांपल को लेता हूँ जो हमने सबसे ऊपर लिया था, 7x - 14 = 0। ये एक इक्वेशन है और क्वेश्चन में आएगा, चलिए सॉल्व करिए। क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जब हमें सॉल्व करने को बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो इक्वेशन दी है इसको एकदम सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसके मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा, क्योंकि आपकी बुक में भी हो सकता है 2 तरीके दिए हों, और अगर नहीं है तो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ ताकि आपको काम आए। तो पहला जो मेथड है वो बैलेंस करने वाला मेथड होता है, इसको हम लिख देते हैं बैलेंसिंग मेथड। और दूसरा जो मेथड है वो होता है ट्रांसपोज। आपकी बुक में हो सकता है या फिर आपके टीचर ने इन दोनों में से ही कोई एक कराया होगा, और हो सकता है दोनों ही कराए हों। तो अभी हम दोनों मेथड्स देखेंगे। अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम बैलेंसिंग मेथड का यूज़ करते हुए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 7x - 14 और यहाँ पर लिखा है 0, ठीक है। इसको सॉल्व करने के टाइम पे करना क्या होता है कि हमें देखो इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड ये डेटा है, राइट हैंड साइड ये है। हमको सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल वाले हिस्से को रखना होता है, बाकी जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज है यानी कि जितने भी नंबर्स वाली वैल्यूज है उनको हमें उधर भेज देना है, ठीक है। वेरिएबल वाले को यहीं पर रखना है और कांस्टेंट वैल्यूज को मतलब उधर नहीं भेजना, उधर इसको हटाना है, रिमूव करना है। तो देखिए -14 है, अगर हमें ये -14 हटाना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस का 14 ले आते हैं।
यानी आपको करना क्या होता है, जो भी साइन यहाँ दिया है इसको उल्टा करना है। अगर माइनस दिया है तो प्लस, और प्लस दिया है तो माइनस। अगर मल्टीप्लाई दिया होता तो डिवाइड, और डिवाइड दिया होता तो मल्टीप्लाई। तो जो हमने अभी अलग से किया है अपनी तरफ से प्लस का 14, यही चीज़ हमें दूसरे साइड भी करना होता है। इसको इसीलिए बैलेंसिंग बोलते हैं, क्योंकि हमें दोनों साइड बैलेंस करते हुए करना होता है। ठीक है, अब देखिए जो 7x माइनस 14, क्योंकि मेरा टारगेट था -14 को हटाना, तो हमने -14 की जगह +14 साथ में लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ लिखी है तो राइट हैंड साइड भी लिखना होगा। अब ये क्या हो जाएगा 7x। अब देखो -14 और +14, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि +14 और -14 सॉल्व होकर के 0 बन जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है 0 + 14 सिर्फ 14। ठीक है, और ये +0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधे सीधे हम ये लिख सकते हैं 7x = 14। इसको मैं इधर लिख देता हूँ 7x = 14। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम x की वैल्यू लाने के लिए यहाँ पर 7 और x, इसका मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए अगर नहीं पता है तो। 7x का मतलब है 7 × x। ठीक है, कहीं पर अगर लिखा हो 6xy तो इसका मतलब है 6 × x × y। अगर कहीं पर लिखा है 6x² तो इसका मतलब है 6 × x × x। यहाँ पर 2 बार x है। ठीक है, क्योंकि x² है। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर 7x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है 7 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमें तो यहाँ से 7 को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, तभी तो ये हटेगा। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो राइट हैंड साइड भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7/7 होंगे तो 7 1 जा 7 1 जा, तो ये हो जाएगा 1/1 x, और इसको मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं x। 1/1 का मतलब कोई है नहीं, 1 × x करोगे x आ जाएगा, अपॉन वाला 1 गायब हो जाता है। इक्वल्स टू 14/7 लिखा है, तो यहाँ पर 7 1 जा और 7 2 जा, है ना, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं x = 2। लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल के साथ माइनस का साइन भी नहीं होना चाहिए, प्लस का ही होना चाहिए। तो अभी हमारे सामने x = 2 आ गया है, और ये हमने अभी अभी सॉल्व कर दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। एक बात और, x की वैल्यू 2 आने का मतलब है कि इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ 7x - 14 = 0। अगर मैं 7 × x होते ना, तो इंटू x का मतलब 7 × 2, x की वैल्यू अभी अभी 2 आई है तो 2 लिख दिया, -14 = 0। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 7 × 14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा, 14 - 14 0 होता है, और 0 = 0। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, पूरा दोनों तरफ से इक्वल हो रहा है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू ये सही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ट्रांसपोज मेथड देखते हैं। 7x - 14 = 0 अगर ये लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, और जिस चीज़ को हटाना है उसको इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड ऐसे भेज देना होता है। ठीक है, अगर इधर की कोई चीज़ उधर भेजनी तो उधर भेज दो, उधर का इधर भेज दो, ऐसा होता है इसमें, इसीलिए इसको ट्रांसपोज कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। अब देखो कैसे भेजेंगे, इक्वल्स टू अपनी जगह पे रहेगा, इसके अलावा जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, बस ये नंबर्स टर्म्स यही सब इधर उधर ट्रांसपोज होंगे। यहाँ पर जो -14 है ये जब राइट हैंड साइड जाएगा तो यहाँ पर 14 लिखा जाएगा, बट ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ माइनस था तो वहाँ जाकर के ये प्लस हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड हो जाता, डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई। प्लस माइनस आपस में इंटरचेंज होंगे, और मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में होंगे। ठीक है, जब इधर उधर ट्रांसपोज होगा तो साइन ऐसे चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड माइनस। तो यहाँ पर हमने क्या किया, -14 को उधर भेजा तो वहाँ पर जाकर के ये प्लस हो गया है। अब ये बन गया है 7x = 14। अब यहाँ पे देखो 7 × x ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें क्या करना है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के टाइम पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो बस उतना ही हिस्सा उधर जाएगा। जैसे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको मैं ऐसे एक्सपेंड करके लिखूँ तो 7 × x, ये जो 7 है ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इतना हिस्सा यहाँ से हटेगा और वहाँ पर जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा। चलिए देखते हैं।
डिवाइड के लिए आप दो तरह से लिख सकते हो, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो डिवाइड बाई 7, और चाहे तो अपॉन में 7 लिख सकते हो। तो मैं ऐसे बेटर समझता हूँ तो इसलिए मैं ऐसे लिखूंगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, अब 7 इस साइड आया तो डिवाइड में आ गया। बच्चे गलती क्या करते हैं ये भी ध्यान दें। बच्चे गलती ये कर देते हैं कि 7 यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पे भी 7 लिखा रह गया और वहाँ पे भी लिख दिया, तो दो दो जगह 7 कैसे हो सकता है। अगर ये यहाँ से वहाँ जा चुका है तो इस जगह पर नहीं होना चाहिए, तो ये ध्यान रखें खासकर। और दूसरी बात, साइन का बहुत ध्यान रखें कि अगर यहाँ से हम भेज रहे हैं मल्टीप्लाई वाली चीज़ को तो वहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ से हम माइनस का भेज रहे हैं तो वहाँ प्लस हो रहा है, ये बहुत ध्यान रखें। अब देखते हैं यहाँ पे अभी हमने क्या किया, 7 मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ पर गया डिवाइड, और x इक्वल्स टू हो गया 14/7। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7 2 जा, यानी x इक्वल्स टू 2। तो अब आपने दोनों मेथड्स देख लिए हैं, बैलेंसिंग मेथड भी और ट्रांसपोज मेथड भी। आपको जो बेटर लगे या फिर टीचर आपके जो कराना चाहें वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए 7 + x इक्वल्स टू 10 लिखा है, इसको सॉल्व करना है, तो एकदम इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। आप बताओ कितना होगा। वीडियो को पॉज कर लो और आंसर बताओ कितना होगा। सेवन प्लस एक्स इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, 7 + x है तो x यहीं पर रहेगा, इक्वल्स टू 10 यहीं पर रहेगा, ये जो प्लस का 7 है। अच्छा यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि x का अपना जो साइन है वो प्लस का है, यानी प्लस का x ये है, और इधर है हमारा जो 7 है उसका भी साइन प्लस का है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का 7 है। तो हम इस वाले प्लस के अकॉर्डिंग जाएंगे कि मतलब ये 7 उधर जब जाएगा तो ये इस वाले प्लस की वजह से वहाँ जाए करके माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों को लगता है कि ये वाला प्लस है, अब मान लीजिए यहाँ पे माइनस लिखा होता तो आप समझते कि यहाँ माइनस का 7 है और उधर जाके प्लस कर देते, तो गलत हो जाता। आप समझिए इस चीज़ को कि यहाँ पे 7 का जो अपना साइन है उसके हिसाब से वहाँ पर वो नंबर जा करके साइन चेंज होगा उसका। यहाँ पर प्लस का 7 है तो वहाँ पर जा करके माइनस का 7 होगा, ठीक है। अब ये -7 हो गया और यहाँ से ये 7 हट जाएगा, तो सीधी सी बात है। अब यहाँ पे x के आगे कोई और टर्म है नहीं, इसलिए हम इस प्लस को नहीं लिखते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 - 7 विच इज 3, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 3 हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, x - 7 इक्वल्स टू 20, इसको बताइए। वीडियो को पॉज करिए जल्दी से और खुद से सॉल्व करिए पेन पेंसिल लेकर के, ऐसे देखते रहेंगे वीडियो तो नहीं आएगा आपको। चलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी अभी इसे सॉल्व कर लिया है, तो हम देखते हैं x - 7 इक्वल्स टू 20 लिखा है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 20। कोशिश करिएगा इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू रहे तो कॉपी आपकी साफ सुथरी लगेगी और बहुत ही अच्छा लगेगा। ये -7 उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 20 + 7 यानी 27, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस लेता हूँ, जैसे 2x इक्वल्स टू 12, इसको जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 2x है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर 12 है, इधर 2x है, तो ये जो 2 और x मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 यहाँ से हट करके यहाँ पर आएगा डिवाइड में, ठीक है। बस यही ध्यान रखना था, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, और अब ये डिवाइड में आ गया है तो अगले स्टेप में हम लिख देंगे इसको डिवाइड करके, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो x की वैल्यू हो गई 6। एक और क्वेश्चन लेते हैं, माइनस का 2x प्लस 7 इक्वल्स टू, नहीं इससे पहले हम एक और इजी क्वेश्चन लेते हैं, 6y इक्वल्स टू 18, इसका बताइए जल्दी से। इसमें भी सेम ऐसे ही करना है जैसे यहाँ पर था वैसे यहाँ पर रहेगा, x हो या y हो या z हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक वेरिएबल ही है, प्रोसेस पूरा वही रहेगा। 6y इक्वल्स टू 18 था तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 6 यहाँ से हटेगा और मल्टीप्लाई वाली चीज़ वहाँ जाएगी तो डिवाइड में आ जाएगी,
और डिवाइड में हमेशा नीचे आएगी। जब हम डिवाइड करेंगे तो अगले स्टेप में हम लिख देंगे 6 1 6, 6 3 18, तो y इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, -2x इक्वल्स टू 12, इसको सॉल्व करके बताइए। चलिए देखें, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो आपको कैसे करना है, तो माइनस की वजह से कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये जो माइनस है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी माइनस की वजह से गलती हो जाती है, मतलब साइन का चेंज होने से गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए, इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक चीज़ आप ये कर सकते हैं, क्योंकि ये एक टर्म है पूरा का पूरा और इधर से ये भी एक टर्म है, ठीक है, तो अगर मैं इस -2x को यहाँ से वहाँ पे भेज दूँ, मान लीजिए इसको अगर मैं इधर भेजता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2x यही होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। जब भी कोई पूरा पूरा टर्म अगर उधर जा रहा है प्लस माइनस में, तो यहाँ पे 0 बचता है, ठीक है। और इस वाले प्लस के 12 को, है ना, ये प्लस का ही तो 12 है, इधर से देखो यहाँ पे प्लस का 12, तो अगर ये प्लस का 12 है, इसको अगर मैं इधर ले आता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12। ये बात समझ आई? यानी अगर माइनस के 2x को हम इधर भेज दें तो प्लस का 2x हो जाएगा, और ये जो 12 है इसको अगर हम इधर भेज दें तो ये प्लस का 12 था, इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो इस तरह से इनके हम साइन चेंज कर सकते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इस क्वेश्चन में जो x वाला टर्म है इसका साइन पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। अब ये लिख दिया गया है 2x इक्वल्स टू -12, और ये इक्वेशन अभी भी पूरी सही है। और हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ये पूरा पूरा जो है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिख दें और इस पूरे पूरे को राइट हैंड साइड लिख दें, ठीक है। ये हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को समझिए, फिर से एक बार मैं बता दूं, यहाँ पर ये माइनस का था, इसको उधर भेजा प्लस हो गया, इधर ये प्लस का था, इधर भेजा माइनस हो गया, इतना ठीक है। इसके बाद में इस पूरे टर्म को हम इधर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, यानी बस हम रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ यहाँ है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बिना भेजे, ये हम भेज नहीं रहे हैं, हम बस इसको पूरा पूरा लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट में रख रहे हैं और राइट वाला लेफ्ट में रख रहे हैं। तो अब ये हो गया 2x इक्वल्स टू -12। अब पहले इक्वेशन क्या थी, पहले में था माइनस का 2x बराबर 12, और अभी क्या हो गया, प्लस का 2x -12। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक ही एक टर्म दिया हो और यहाँ पर अगर माइनस दिया हो तो उसको हम माइनस को उठा करके प्लस इधर भेज सकते हैं, ठीक है, अगर एक टर्म है तो। ओके, अब आगे देखते हैं। तो 2x इक्वल्स टू -12 है, और अब हमें वही सब करना है जो पहले कर रहे थे। -12 यहीं पर रहेगा, ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर आकर के डिवाइड में आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2, 2 6 टाइम्स 12, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6, बट यहाँ पे एक माइनस भी है तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6, x इक्वल्स टू -6। ये बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो इसके तरह के और भी क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूँ, जैसे -x इक्वल्स टू 10, अगर ये क्वेश्चन है तो आप कैसे करेंगे इसे, मैं ही जल्दी से बता देता हूँ कि यहाँ पर -x है। अब इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि -x वाले को उधर हमने भेजा तो प्लस का x हो गया, और 10 को उसी टाइम पर इधर भेजा तो माइनस का 10 हो गया। ये हम भेज रहे हैं, ठीक है। और फिर हम इस पूरी इक्वेशन को रिवर्स कर दें कि यहाँ पे जो जैसा लिखा है उसको उठा के यहाँ पे रख दें बिना भेजे, और इसको यहाँ पे रख दें, यानी सेम साइन वाले सारी चीज़ें वैसी रहेंगी, बस पूरा राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा और पूरा लेफ्ट वाला राइट में आ जाएगा। तो अब हो गया x इक्वल्स टू -10, ये बात समझ आई। माइनस का x इक्वल्स टू 10 था, तो अब हो गया x इक्वल्स टू -10, यहाँ पे खत्म, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी होती है और हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी थी, -6 हो गया था। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, और अगर नहीं आ रही तो इसको वीडियो को फिर से देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब
कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। इनका थोड़ा सा लेवल बड़ा होगा, दिखने में बड़ा लगेगा, पर जो भी क्वेश्चंस हैं ये आप अगर अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तब हम कैसे करेंगे। 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। यहाँ पर 3x और 2x ये दोनों वेरिएबल वाले टर्म्स हैं और ये कांस्टेंट वाला है, ठीक है। तो जितने भी वेरिएबल्स वाले टर्म्स होते हैं उनको सॉल्व करने के टाइम पे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ले आना है। यानी अगर यहाँ पे राइट में लिखा है 2x तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और जब हम लाएंगे तब भी आपको ध्यान रखना है कि जो 3x है ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा इधर। फिर ये जो प्लस का 2x है, क्योंकि ये एक टर्म है और इधर से ये दूसरा टर्म है ना, तो जो ये टर्म है इस टर्म को हम उठा के इधर लाएंगे। 2x जब इधर आएगा तो आपको पता ही है यहाँ पर ये माइनस का 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, इसीलिए मैंने इधर शिफ्ट भी किया था। इसके बाद में यहाँ पर क्या बचा है, 2x तो यहाँ से चला गया तो बचा है प्लस का 18, यानी हम इसे 18 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x। अब ये आपको समझना है इस तरह की चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। आपने पहले भी सीखा होगा और अगर भूल गए तो मैं यहाँ पे दोबारा से बता रहा हूँ। 7x माइनस 5x, अगर इन दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स में जो वेरिएबल वाला हिस्सा है वो एकदम सेम है, ठीक है। अगर वेरिएबल वाला हिस्सा एकदम सेम है तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, और बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसे 7 माइनस 5 क्या होता है 2, तो आपको 2 लिखना है और x लिख देना है। अगर यहाँ पर लिखा होता है 6x माइनस 5x, ठीक है, अगर लिखा होता है 6x माइनस 5x तो यहाँ पर 6 में से 5 किया 1 और फिर x। अच्छा, 1x जब भी आंसर आएगा तो आपको 1 नहीं लिखना है, इसको आपको सीधे x लिखना है, ठीक है। और कोई एग्जांपल जैसे 10x प्लस 2x, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 12x। अगर मान लेते हैं 8x प्लस 8x एक और, तो ये हो जाएगा 16x। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गलती यहाँ पर करते हैं जब क्वेश्चन लिखा होता है 6 से प्लस 7 भी। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आपको इनको ऐड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स अलग हैं। वेरिएबल्स जब डिफरेंट होते हैं तो हम इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यानी इनको प्लस नहीं कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है पर प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए 6 से प्लस 7 भी तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम एज इट इज लिख देते हैं, जैसा दिया है वैसे ही लिख देना है। इनको हम सॉल्व नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे 6 प्लस 7 करना ही नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे लिखा है 2x माइनस वाई, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर x है यहाँ पर y है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर y की जगह x होता, अब सेम टर्म सॉल्व हो जाता, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 2x माइनस एक्स, देखिए माइनस एक्स का मतलब है यहाँ पे माइनस 1x, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और x तो सेम ही था तो x आ जाएगा 1x, और 1x को हम सिर्फ x लिखते हैं। तो आपको माइंड में रखना है कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए 2x माइनस एक्स तो यहाँ पे x लिख देना है। तो यहाँ पर 3x माइनस 2x लिखा है और 3 माइनस 2 1 होता है तो 1x हो जाएगा, और 1x में हम 1 नहीं लिखेंगे, सीधे x लिखेंगे और x इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। कितनी जल्दी हो गया। जैसे यहाँ पर लिखा है 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। इसको अगर सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, ये t है ये भी t है, तो 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये हिस्सा है, राइट हैंड साइड ये है। फोकस रखिए, इक्वल्स टू को बीच में ही रखिए और फिर इधर से उधर भेजिए। 5t यहाँ पर लिखा रहने देते हैं, 3t यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर जब आएगा तो माइनस का 3t हो जाएगा। ध्यान से करना है, 3t प्लस का है तो इधर आया माइनस 3t। अब ये माइनस 3 कहाँ गया, मैंने लिखा ही नहीं है। इस माइनस 3 को मैं वहाँ पर भेजूंगा और वहाँ पर जब ये जाएगा तो प्लस का 3 होगा। देखिए प्लस का 3 जब हम लिखेंगे तो हम चाहे तो यहाँ पे आगे लिख सकते हैं प्लस 3, ठीक है, प्लस का 3 तो 3 माइनस 5, और चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस 5 पहले से लिखा होता और ये वाला माइनस 3 इधर आता तो प्लस का 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। पर जब भी ऐसा केस हो ना तो आप ये ध्यान रखें कि अगर प्लस माइनस में नंबर दिए हैं तो प्लस वाली वैल्यू को हमेशा आगे लिखें और माइनस वाले को बाद में। इससे आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी और देखने में ईजी लगेगा। अब जैसे 3 माइनस 5 है तो ये कितना हो गया, 3 में से 5 जाएगा तो
माइनस का 2, ये कैसे आया, 5 में से 3 करेंगे और माइनस का साइन लग जाएगा। इधर 5 माइनस 3 करेंगे, ये बड़ा नंबर है, बड़े में से छोटा जाएगा तो प्लस में ही आंसर आएगा, तो 2t हो गया। और यहाँ पर छोटे में से बड़ा था इसलिए माइनस में आया था। अब आगे देखिए 2t इक्वल्स टू -2, तो t इक्वल्स टू क्या होगा, जैसा कि हमारा मेन मकसद यही होता है कि जो वेरिएबल है उसका एक आंसर आए, यानी वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड सारा ले आना है और उसके बाद में इसका एग्जैक्ट एक आंसर आ जाए। तो t इक्वल्स टू यहाँ पे तो -2 लिखा ही रहेगा, ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 में से 2 ये कट जाएगा, 2 1 जा -1/1 और इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1। अब देखते हैं एक अलग लेवल का क्वेश्चन, यानी एकदम डिफरेंट क्वेश्चन। अगर यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन आया जैसे x/3 इक्वल्स टू 20, मान लीजिए ये क्वेश्चन है और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तब हम क्या करेंगे। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है डिफिकल्ट सा, नहीं लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपको समझ आ रहा है। x/3 इक्वल्स टू 20 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो डिवाइड में है, यहाँ पर डिवाइड में है 3, तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 ऐसे ही लिखा रहेगा और 3 वहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हम इसे ऐसे लिखेंगे x इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड x इक्वल्स टू कितना हो गया 20 इंटू 3 यानी 60। ये आसान सा था। एक और करते हैं x/7 इक्वल्स टू 5, तो अब आप करके बताओ जल्दी से, ये वाला बहुत जल्दी कर लिया होगा आपने। x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल्स टू 35, है ना। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन, अगर यहाँ पर ऐसा दिया हो 6/x इक्वल्स टू 15। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर था x/3 लेकिन इस बार x को नीचे कर दिया है, तो हम कैसे करेंगे। तब भी हमें वही करना है, 6 यहाँ पर रहेगा इक्वल्स टू 15 और x जो अपॉन में यहाँ पर था, इस x को हम वहाँ पर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, 15 मल्टीप्लाइड बाय x, तो अब ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 15x। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब यही तो हुआ। अब 15x है तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी, तो हम क्या करेंगे, हम चाहे तो इसे यहीं पे रखे रहने देते हैं, x को उधर नहीं भेजते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 अपनी जगह पर रहेगा, 15 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था तो 15 यहाँ पर आएगा और डिवाइड हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू हो जाएगा 6/15, है ना। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं यहीं पर, तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। ये काटने के टाइम पे ध्यान रखना होता है कि एक ही नंबर से दोनों नंबर्स को काटा जाए, जैसे 3 से मैं काट रहा हूँ, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5। x की वैल्यू हो गई 2/5, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2/5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं, 6/x इक्वल्स टू 15 या फिर 5 कर लेते हैं, 5 ब्रैकेट में लिखा है 2 + x, तब कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है देखने में। यहाँ पर देखिए 6/x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट। अब यहाँ पर ये जो 5 और ब्रैकेट दिया है, इसका मतलब क्या है, बॉड मास में आपने सीखा होगा कि 5 को यहाँ पे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें उन सब से होगा। यहाँ पर हमें दिख रहा है दो टर्म्स, 2 है और प्लस का x है, तो 5 जो होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों टर्म से। पहले हम 5 को 2 से करते हैं तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, फिर 5 को x से करेंगे तो 5x हो जाएगा और यहाँ पर 6/x ही रहेगा अभी के लिए। अब हमें क्या करना है, x को इधर मल्टीप्लाई में भेजना है। एक सेकेंड, यहाँ पर अभी हम x 6 ना रख करके x/6 कर लेते हैं, आपके लिए सही रहेगा ये अभी, क्योंकि अगर नीचे x रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी और वो वाला तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर x/6 लेते हैं और ये 6 वाला जब हम इधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 + 5x। ठीक है, ये चीज़ समझनी है, x/6 लिखा है, ये 6 जब इधर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे होगा, यहाँ पर हर एक चीज़ से, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन से। तो 10 + 5x है तो इस पूरे से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इसको हम ऐसे रखते हैं, x इक्वल्स टू 6 × 10 किया 60 हो गया, 6 × 5 किया 30x हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये भी देखिए 6 × 5x कर रहे हैं
तो 6 और 5 को नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो गया, और फिर x ऐसे ही रहता है इसी के बगल में। अब हमें क्या करना है, देखो ये 30x बड़ा है, अगर हम इधर भेजेंगे तो माइनस में 30x आ जाएगा, और x में से फिर 30x को माइनस करना पड़ेगा तो माइनस में आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 30x को यहीं पर रखेंगे, ठीक है, इस प्लस वाले x को इधर भेज देंगे तो माइनस का x हो जाएगा, 30 यहीं पर है, ये वाला x इधर आ गया माइनस में, अब 60 उधर जा रहा है तो माइनस में। क्लियर है, ये बात समझ आई। असल में हमने क्या किया, x वालों को इस साइड ले आए हैं, नंबर्स को इस साइड ले आए हैं, और x वाले में इधर क्यों लाए, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू, तो बड़े में से छोटा माइनस करना ईजी रहेगा। 30 में से 1 गया तो यहाँ पे आ गया 29x, और यहाँ पर माइनस का 60 ऐसे ही रहेगा। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 60 ऐसे लिखा रहेगा, और ये जो 29 है ये यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू ये निकल के आएगी -60/29। ये भी सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि 29 प्राइम नंबर है, तो ये इतना ही आंसर आ जाएगा हमारा। ट्रायल एंड एरर मेथड, ये आपकी बुक में दिया होगा, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, अगर नहीं दिया है तो आप इसे सीख लीजिए, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, बस ये कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा आपके। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में होता क्या है, ये एक मेथड है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, जैसे 2x प्लस 5, नहीं पहले इजी लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल्स टू 7। अगर मैं कहता हूँ x प्लस 1 करने पे 7 हो रहा है, तो x क्या है ना, x की वैल्यू क्या होगी, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू, इक्वेशन का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जितना है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है कि x प्लस 1, यानी कोई एक नंबर है जिससे मैं 1 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, और ये हमें ऐसे ही पता है कि ये 6 होगा, तभी तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में होता क्या है कि हमें यहाँ पर x की वैल्यू हर बार चेक करनी होती है, हमें मतलब हर बार ट्राई करते रहना होता है, और एरर जितने आ रहे हैं उनको चेंज कर करके फिर से चेक करना होता है जब तक इसका आंसर ना आ जाए। जैसे लेट मान लेते हैं x है 0, पहले केस में हमने 0 मान लिया, तो ये जो इक्वेशन है इस वाले में हम क्या करेंगे कि x की जगह पे 0 रख देंगे, यानी 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 7। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, 0 प्लस 1 किया तो 1 हो गया, इक्वल्स टू 7, क्या आपस में ये इक्वल हुए, नहीं हुए, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी अभी हमने ट्राई किया और ये सही नहीं आया। तो अब हम करेंगे लेट x इक्वल्स टू 1, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा, तो 1 प्लस, इक्वेशन के हिसाब से सोचिए, यहाँ पर x है तो x की जगह पे 1 रख देंगे, प्लस ये क्वेश्चन का 1 है तो 1 आ गया, इक्वल्स टू 7, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 7। क्या ये सही है, नो, जब भी नहीं होगा तो ये नॉट इक्वल टू कर देंगे। ऐसे ही करते करते x इक्वल्स टू 2 आपको रखना होगा, फिर x इक्वल्स टू 3 रखना होगा, 4 रखना होगा, 5 रखना होगा, और एक टाइम आएगा जब आप x इक्वल्स टू 6 रखोगे। तो x इक्वल्स टू 6 जब हम रखेंगे तब क्या होगा, 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पर 7 इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, और ये हमारा सही हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हम एक एक स्टेप में ट्राई करते रहेंगे, और जब हमारा आंसर आ जाएगा तब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाँ हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और बस फिर हम बता सकते हैं कि x की वैल्यू 6 होगी, ना कि 1, ना कि 2, ना कि 3, ना कि 4, ना कि 0, ना कि 5। इस तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड काम करता है। अब यहाँ पर मैंने एकदम इजी इक्वेशन ली थी, मतलब x प्लस 1, आपके बुक में अलग अलग इक्वेशन दी होंगी तो उनसे आप देख सकते हैं। दोस्तों एक टॉपिक और है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, तो वो मैं बता देता हूँ इक्वेशंस बनाने में, तो ये भी आप देख लीजिए, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं आता है तो आप देख लीजिए सेटअप इक्वेशंस। जैसे क्वेश्चन में ना ऐसे लिखा रहता है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे लिखा है ऐड 4 to 8 times a number, you get 60। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है ऐड 4 to 8 times a number, you get 60। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन लिखनी है,
ये क्वेश्चन बनेगी कैसे आपको बस ये समझना है। यहाँ पर क्या लिखा है, ऐड 4, एक एक लाइन पढ़ते जाओ और समझते जाओ। ऐड 4 इसका मतलब है 4 को ऐड करना है, यानी 4 को प्लस करना है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है कि ऐड 4 टू 8 टाइम्स अ नंबर। इस चीज को देखिए, 4 को ऐड करना है लेकिन जिसमें करना है 8 टाइम्स। 8 टाइम्स क्या, 8 टाइम्स अ नंबर, यानी एक नंबर है कोई, उस एक नंबर के 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई 8 टाइम्स करना है उस नंबर का और उसमें 4 को ऐड करना है। तो जब भी एक नंबर बोलेगा, एक नंबर या एनी नंबर, तो वहाँ पर आपको x या y ऐसा कोई भी वेरिएबल यूज़ कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने x यूज़ कर लिया है और लिखा है 8 टाइम्स अ नंबर, तो 8 टाइम्स का मतलब है 8 से मल्टीप्लाई 8 टाइम्स अ नंबर। ठीक है, अ नंबर ये हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, यू गेट 60, यहाँ पर कॉमा होगा, यू गेट 60 यानी आपको 60 मिलेगा। यानी गेट का मतलब क्या है, मिलेगा। इस चीज को करने पर आपको क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। तो जब भी मिलेगा वाली बात आएगी तो वहां पर हम इक्वल टू लगा के 60 लिखेंगे, यानी इस चीज को पूरे को करने पर हमें 60 रिजल्ट आएगा। ठीक है, हमें 60 मिलेगा। अब ये इक्वेशन बन गई है, तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 8x + 4। अब देखिए इसी चीज को पढ़िए, add 4 to 8 times a number, add 4 to 8 times a number, you get 60। क्लियर है। अगर यहाँ पे 8 टाइम्स के बजाय लिखा होता 6 टाइम्स a नंबर, तो हम यहाँ पे 6 टाइम्स a नंबर कर देते हैं। अगर यहाँ लिखा होता add 4 के बजाय add 10 to a नंबर, तो हम add 10 कर देते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता subtract 4, ठीक है, subtract 4 from लिखा होता है, लेकिन वहाँ पे from 6 टाइम्स a नंबर, तो सब्ट्रैक्ट करना होता है 4 को फ्रॉम किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 टाइम्स अ नंबर, एंड यू गेट 60। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैं और भी कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको, जैसे 1/5 1/5 ऑफ अ नंबर -4 gives 3। अब इस वाले को देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट है पर वैसे ही है, ध्यान से देखिए। 1/5 ऑफ अ नंबर, अब ऑफ अ नंबर आपको पता है क्या करना है, x ले लेना है। फिर ऑफ बोल रहा है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बॉड मास में आपने पढ़ाई है। 1/5 यानी 1/5, 2/5 होता है यानी 2/5। यहाँ पे डैश करके ऐसे तो कोई भी नंबर दिया होगा तो आपको ऐसे बना लेना है। ठीक है, 1/5 है तो 1/5, 1/5 ऑफ अ नंबर, ऑफ का मतलब ये भी है मल्टीप्लाई, तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 ऑफ अ नंबर, और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 ऑफ नंबर। बल्कि ऑफ जब भी लिखा होगा तो आपको मल्टीप्लाई ही लिख करके शो करना है। 1/5 ऑफ अ नंबर -4, देखिए बाद में लिखा है -4 यानी -4 गिव्स 3। माइनस अलग से बोल रहा है इसलिए हम माइनस लिख रहे हैं, -4 गिव्स 3। गिव वाला जब भी आएगा, जैसे ऊपर आया था क्या, यू गेट 60, आपको मिलेगा 60। अभी क्या हो रहा है, गिव्स 3, 3 देता है यानी मिलेगा, तो यहाँ पर 3 equals to 3, तो 1/5 ऑफ अ नंबर -4 gives 3। ये इक्वेशन बन गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे इस बार। देखिए मुन्ना की जगह हम हमजा को लेते हैं, डियर हमजा। हमजा सब्ट्रैक्ट्स Hamza subtracts thrice a number या the number, दोनों ही सही है। Hamza subtracts thrice the number of notebooks he has from 50, comma, he finds the result to be 8। देखिए जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, उनमें ऐसे ही होगा, रिजल्ट कुछ ना कुछ होगा, गिव्स है ना,
आपको ध्यान रखना है इक्वेशन जब भी बनेगी तो इक्वल टू आएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट में आएगा और कुछ ना कुछ यहाँ हो रहा होगा। तो जो चीज़ हो रहा है वो भी समझना है और जो रिजल्ट आ रहा है वो भी समझना है। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, हमजा सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर। इसकी मीनिंग क्या है? हमजा सब्ट्रैक्ट करता है थ्राइस द नंबर। थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, बस थोड़ी सी इंग्लिश। तो हमजा सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर। अब यहाँ लिखा है थ्राइस द नंबर, देखिए नंबर भी आ गया, एक हिडन नंबर हो गई, हर क्वेश्चन में एक नंबर गायब होगा, तो वही है हमारा x। ठीक है, तो हम कर लेते हैं हमजा सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर। तो पहले हम थ्राइस द नंबर देखते हैं क्या है। तो थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स x, ये थ्राइस हो गया। अगर यहाँ पे लिखा होता ट्वाइस द नंबर तो हम 2 टाइम्स करते। 4 टाइम्स होता तो 4 टाइम्स अ नंबर, है ना, 4 टाइम्स अ नंबर, ट्वाइस द नंबर, थ्राइस द नंबर। तो जैसा लिखा होगा वैसा। डबल द नंबर, डबल का मतलब भी 2 है ना। ट्रिपल लिखा होता तो 3 टाइम्स हो जाता। तो हमजा सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर, तो थ्राइस द नंबर हो गया। और हमजा सब्ट्रैक्ट्स, हमजा इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है? थ्राइस द नंबर, तो 3 टाइम्स द नंबर। अब इसमें क्या लिखा है? थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज, उसके पास जितनी भी नोटबुक्स हैं उसके नंबर को थ्राइस कर रहा है, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है नंबर ऑफ बुक्स। यहाँ पे जो द नंबर हमने गोला किया है वो असल में इसके लिए द नंबर ऑफ नोटबुक्स। मैं नोटबुक्स को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बुक्स की तरह, तो द नंबर ऑफ नोटबुक्स। ठीक है, इसको, इसके नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ नोटबुक्स इज x एंड 3 टाइम्स ये हो गया। और ये इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है। फिर हमजा जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो किससे कर रहा है? सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 50, 50 में से। ठीक है, अब फिर से देखो, हमजा सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स। हमजा सब्ट्रैक्ट करता है थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक फ्रॉम 50, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। और उसको रिजल्ट क्या मिल रहा है? रिजल्ट में मिल रहा है 8। जब भी रिजल्ट वाली बात होगी इक्वल्स टू लगा देना है, बस हो गया इक्वेशन। हाँ ये बन गया, हमजा सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ बुक्स फ्रॉम 50, ही गेट्स 8। और क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है इसको सॉल्व भी करना है, तो बाद में आपको सॉल्व कर देना है। जैसे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 50 माइनस 3x इक्वल्स टू 8 है, तो सॉल्व कर दीजिए, माइनस का 3x उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा प्लस का 3x। इधर 50 लिखा रहने दीजिए, ये प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। आप समझे, माइनस 3x उधर गया तो प्लस का 3x, 8 इधर आ गया माइनस 8, 50 माइनस 8 इक्वल्स टू 3x। इसको मैं पूरा का पूरा चेंज करके लिख देता हूँ, 3x इक्वल्स टू 50 माइनस 8। 50 माइनस 8 कितना हो जाता है? तो 42 हो जाएगा। 3x, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 42 अपॉन 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड में 3 वन जा और 3 14 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 14। तो ये नंबर ऑफ बुक्स मतलब सॉरी नंबर ऑफ नोटबुक्स जो था क्वेश्चन के हिसाब से वो 14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है और इसके बाद ही अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों एक बात और है, यहाँ पर चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो ये जो वन वेरिएबल था ना, इसको मैंने अभी नहीं एक्सप्लेन किया, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। वन वेरिएबल का मतलब है आपका जो भी वेरिएबल होगा पूरी इक्वेशन में, जैसे 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, अगर ये एक इक्वेशन है तो इसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही यूज़ होगा, यानी कि x ही यूज़ होगा पूरे इक्वेशन में। हर जगह पर अगर होगा 2x होंगे 3x होंगे तो x ही यूज़ होगा। अगर वहाँ पे ऐसा होता 7x प्लस 8y, तो ये लीनियर इक्वेशन तो होगी लेकिन इसमें दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, x भी आ गया y भी आ गया। तो इसलिए यहाँ पे ये दो वेरिएबल वाला नहीं है। इस पूरे चैप्टर में आपको जो सिखाया गया है वहाँ पर सिखाया गया कि एक ही वेरिएबल वाला होगा। यानी अगर 6a प्लस a लिखा हुआ है इक्वल्स टू 0 लिखा है तो ये एक वेरिएबल वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल दोबारा यूज़ हुआ है पूरी इक्वेशन में। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है एक ही वेरिएबल पूरी इक्वेशन में होगा, और अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा तो वहाँ पर दो वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, जैसे 6a प्लस b। अब ये जो इक्वेशन लिखे ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन दो वेरिएबल वाली, और लीनियर इक्वेशन आपको पता ही है जहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 होती है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और एक चीज़ और,
आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन टॉपिक्स में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करें।